सरकार के द्वारा जब बजट बनाया जाता है तो बजट का मेन उद्देश्य होता है देश का आर्थिक विकास करना, देश में विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाना और देश की विकास की गतिविधियों को आगे करने के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा, सेवा क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासनिक सुदृढ़ता बनाए रखनी पड़ेगी, रक्षा व्यय करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए सरकार को चाहिए पैसे। तो कभी कभी होता ये है, कभी कभी क्या है, जैसे अधिकतर विकासशील देश की सरकार हमेशा अपने देश में विकास की गति को आगे बढ़ाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती हुई चली जाती है। सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का सीधा मतलब होता है कि सरकार को जो प्राप्त होने वाला होता है उससे ज़्यादा उसके व्यय होते हैं। तो जब व्यय ज़्यादा होते हैं सरकार की आय से, जैसे कि मैंने पहले बताया था बजट के प्रकार, तो सरकार के द्वारा बनाया जाता है घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जहां पर सरकार को ज़्यादा खर्च करने होते हैं जबकि सरकार को जो आय की प्राप्ति होती है वो कम होती है। तो ऐसे में व्यय और आय के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं घाटा, डेफिसिट। वहां से जो घाटा निकल के आता है उसी घाटे को समझना है कि बजट घाटा आखिर है क्या। अगर बजट घाटा है भी तो वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि सरकार को अलग अलग स्तर पे होने वाले घाटे का पता लगाना पड़ता है ताकि सरकार, क्योंकि बेसिकली घाटा होता है, विकासशील देश को उधार लेना पड़ता है, घाटा करना पड़ेगा, लेकिन तब भी सरकार को ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि घाटा ऐसा भी ना हो कि वो गैर विकासात्मक हो, देश के विकास के लिए नहीं, फालतू के रोजमर्रा के खर्चे के लिए हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि घाटा अगर होता भी है उससे देश का विकास होना चाहिए, देश की परिसंपत्तियों का निर्माण होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े। फालतू के व्ययों के कारण अगर घाटा होता है तो इसकी सरकार की असफलता मानी जाती है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे वीडियो में, आज की इस क्लास में हम यही समझेंगे कि बजट घाटा किसे कहते हैं, बजट घाटा के कितने प्रकार होते हैं और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे सही किया जा सकता है बजट के माध्यम से। तो नॉर्मली घाटा का मतलब होता है लॉस होना। तो सरकार हमेशा, हमारे देश की सरकार करते हैं कि भारत की सरकार ने हमेशा घाटे के बजट को ही प्रेफरेंस दिया है कि अभी भी देश को अधिकतर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है ताकि देश की पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाया जा सके। तो जब हम बजट घाटे की बात करते हैं कि बजट घाटा किसे कहते हैं, ठीक है, तो बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक होती है। मतलब सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय सरकार के होने वाली प्राप्तियों से ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में जब हम बजट घाटे की बात करते हैं, बजट घाटा बराबर होता है सरकार के बजट व्यय, जिसको बोलते हैं बजट व्यय माइनस बजट आय, सरकार की आय में। तो यहाँ पर सरकार के व्यय ज़्यादा होते हैं और आय कम, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए सरकार ने व्यय किया 120 और सरकार की आय हो रही है 100 करोड़, तो दोनों के बीच का जो अंतर हो रहा है 20, इसी को बोलेंगे बजट घाटा। ठीक है, तो बजटीय घाटा तब होता है जब व्यक्ति, सरकार या व्यवसाय बजट में उस आय से अधिक खर्च करते हैं। जब भी नॉर्मली हम अपने आय से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो घाटा ही होता है, और यहाँ पर तो सरकार जानबूझ के घाटा करती है ताकि देश की विकास की गति को अधिक बढ़ाया जा सके। और उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को लेना पड़ता है ऋण, यानी कि सरकार के ऊपर दायित्वों का बोझ बढ़ता चला जाता है, सरकार के ऊपर लोन का, कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बाद में कर्ज चुकाना होता है। साथ ही साथ कर्ज के ऊपर एक निश्चित दर से ब्याज की राशि भी प्रत्येक वर्ष चुकानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 17% हम ब्याज में ही दे देते हैं, यानी कि 100 रुपए की आय में से 17 रुपए हमारा ब्याज के भुगतान के रूप में चला जाता है। लेकिन क्योंकि देश की विकास की गति को बढ़ाना है तो नॉर्मल हम नहीं कहते हैं, जिसकी आय जितनी ज़्यादा होती है, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो जितना इनकम करने वाला होता है, उसके ऊपर लोन भी उतना बड़ा होता है, क्योंकि लोन चुकाने की क्षमता होती है। भारत की जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ती चली जाती है, भारत के ऊपर कर्ज का भार भी उतना बढ़ता चला जाता है। अच्छी बात है, जो परसेंटेज होता है जीडीपी का
पहले 2014 से पहले जीडीपी के ऊपर हमारा लमसम 9.78 के आसपास का लोन खर्च हुआ करता था। आज के टाइम में जीडीपी का केवल 4.5% ही हमारा लोन के ऊपर जा रहा है। मतलब जीडीपी का प्रतिशत कम हुआ है लेकिन मात्रा में वृद्धि हुई है। तो जब हम बजट घाटे की बात करते हैं तो बजट घाटे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं हम फिस्कल डिफिसिट, दूसरा होता है राजस्व घाटा जिसको बोलते हैं हम रेवेन्यू डिफिसिट, और तीसरा होता है प्राथमिक घाटा जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिफिसिट। 3 प्रकार के घाटे होते हैं। तीनों को समझना होगा क्योंकि तीनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं और सरकार को इन तीनों प्रकार की घाटे की गणना बतानी होती है। सरकार जब बजट बनाती है तो जब पेश किया जाता है संसद में तो ये पेश किया जाता है कि इस बार के बजट में इतना घाटा हुआ है और इस घाटे में इतना राजकोषीय घाटा है, इतना जो है राजस्व घाटा है और इतना प्राथमिक घाटा है। तो ये तीनों घाटे क्या है, चलिए इनको समझते हैं बारी बार। एक पहला जो होता है जिसको बोलते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटा एक ऐसा घाटा है जो इसके अंतर्गत केवल राजस्व मदें ही शामिल होती हैं। हमें पता है कि बजट में 2 प्रकार की मदें होती हैं, एक राजस्व और एक पूंजीगत। राजस्व जो सामान्य क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त होती हैं और पूंजीगत जिससे सरकार के या देश की संपत्तियों या दायित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पूंजीगत मदों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर केवल राजस्व मदों को लिया जाता है। मतलब जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम होती हैं, राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्ययों से कम होती हैं, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर राजस्व व्यय ज़्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम है, उस स्थिति को हम राजस्व घाटे के नाम से जानते हैं। यूं कह सकते हैं कि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को यानी कि राजस्व आय को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। दैट मीन्स कुल राजस्व घाट व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर होता है राजस्व घाटा। राजस्व के अंतर्गत वो व्यय शामिल होते हैं जो सरकार के द्वारा दैनंदिनी खर्चों में जाता है, जैसे प्रशासनिक व्यय हो गया, वेतन हो गया, इसके अलावा पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गई, तमाम तरह के व्यय होते हैं। ये ऐसे व्यय होते हैं जो करना जरूरी भी तो है लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इन व्ययों को कमी की जा सकती है। तो ध्यान में ये रखिएगा किसी भी देश में राजस्व घाटा जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब ये होता है सरकार की असक्षमता ज़्यादा है। सरकार अपने व्ययों को, राजस्व व्ययों को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये होता है सीधी सीधा सरकार फालतू के खर्चे में ज़्यादा लिप्त है। तभी राजस्व, क्योंकि राजस्व घाटा तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, होता भी तो है कम से कम होना चाहिए कि राजस्व घाटा सीधा बताता है कि आपका प्रशासनिक व्यय ज़्यादा है और आपके द्वारा या फिर आपके द्वारा कलेक्ट किया गया टैक्स कम है। या तो आप टैक्स बढ़ाओ या तो अपने व्ययों में कम करो। मतलब क्या होता है, राजस्व घाटा अर्थशास्त्री को साफ ये संकेत देता है कि सरकार के द्वारा अर्जित राजस्व आवश्यक सरकारी कार्यों के आवश्यक व्ययों की तुलना में अपर्याप्त है। मतलब आपकी इनकम आपके खर्चों के कंपैरिजन में कम है। भैया आप अपने इनकम को बढ़ाओ या फिर आप अपने खर्चों को कम करो। अब बात होती है कि राजस्व घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम राजस्व घाटे की बात करते हैं इस प्रकार राजस्व मदें ही शामिल होती हैं। सबसे पहले राजस्व घाटा ये बताता है कि राजस्व घाटा संपत्तियों को कम करेगा, क्योंकि राजस्व घाटा जितना ज़्यादा होगा उसकी पूर्ति के लिए हम अपनी संपत्तियों को बेचेंगे या फिर इससे उधार की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि या तो हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच के उस घाटे की पूर्ति करना चाहेंगे या तो हम बाहर ही किसी दूसरे देश से ऋण लेंगे और इन दोनों ही स्थिति में देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया राजस्व घाटे का प्रभाव। तो बात यह है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। उपचारात्मक उपाय का मतलब इस घाटे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सिंपल है, राजस्व घाटे को कम करने के लिए 2 ही उपाय है। एक, सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो फालतू के खर्चे हैं उनको कम कर दिया जाए। प्रशासनिक व्यय यानी कि जैसे सांसदों के वेतन, सांसदों के ऊपर किया जाने वाला फालतू का खर्च होता है, घूमने फिरने का खर्च होता है, फालतू के प्रशासनिक व्यय होते हैं, फालतू के जो पेंशन्स दिए जा रहे हैं, फालतू के जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, जो अनर्गल जो है करप्शन वगैरह चल रहे हैं, उन सबको कम किया जाना चाहिए।
तो सरकार के फालतू और अनावश्यक खर्च होते हैं वो कम किए जाने चाहिए। दूसरा, सरकार के द्वारा कलेक्ट किए जाने वाले जो टैक्स होता है उन टैक्स को बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार के राजस्व बढ़े और सरकार के व्यय कम हुए। जब इन दोनों चीज़ों पर गौर किया जाएगा तभी राजस्व घाटा कम होगा। तो राजस्व घाटे के बाद जो दूसरा घाटा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजकोषीय घाटा, क्योंकि ये राजकोषीय घाटा हमारे देश का क्या होता है, कुल घाटे को बताता है। और ये कुल घाटा ही वो घाटा है जो बताता है देश में कुल कितना कर्ज की मात्रा है, क्योंकि जितना राजस्व घाटा होगा, राजकोषीय घाटा होगा, उतना ही हम कर्ज लेने जाएंगे। मतलब ये सीधा के सीधा बाहरी देशों से लिए जाने वाले कर्ज की मात्रा को बढ़ाता है। तो जब देश में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर करते हैं, बस ये ध्यान में रखना कि कुल प्राप्तियों में उधार की राशि को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर उधार को शामिल कर लिया तो यहाँ पर प्राप्ति और व्यय दोनों ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस घाटा इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि उधार कितना लेना है ये पता कर सके। इसलिए जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान में रखिएगा कि एक वर्ष में उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्ययों का अधिकता राजकोषीय घाटा कहलाता है। जब हम कुल व्यय की बात करते हैं इसमें सभी प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। मतलब साफ है कि इसमें राजस्व व्यय भी आएंगे, साथ ही साथ इसमें आपका पूंजीगत व्यय को भी शामिल किया जाता है, यानी कि दोनों व्ययों का योग होता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। उसी प्रकार से जब हम कुल प्राप्तियों की बात करेंगे यहां पर भी दोनों चीजें शामिल होती हैं, मतलब राजस्व प्राप्तियां, साथ ही साथ इसमें पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। बस एक चीज ध्यान में रखेंगे, क्या छोड़कर, उधार को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए लिखा जाता है उधार को छोड़कर सभी प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे हमने अपनी परिसंपत्तियों को बेच के प्राप्त किया, जैसे हमने कहीं पर ऋण दिया था उसको वसूल कर दिया। राजस्व प्राप्तियां जैसे टैक्स हो गया, गैर टैक्स हो गया, इसके अलावा सरकार के राजस्व व्यय होते सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यय हो गया। और पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कहीं पर ऋण दे दिया, सरकारी संपत्तियों का निर्माण कर दिया, हाईवे बना दिया, इन सभी चीज़ों को शामिल करेंगे तो एक ऐसी स्थिति कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का टोटल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा और कुल घाटा, और किसी भी देश में जो राजकोषीय घाटा है उस देश की उधार की मात्रा को बताता है कि अब इतना उधार लेने की आवश्यकता है, हमारी सभी सोर्स से प्राप्त होने वाली आय कम हो गई है, व्यय ज़्यादा है, व्यय को पूरा करना ही है और उसके लिए भैया अब लोन लो। मतलब जितना अधिक राजकोषीय घाटा होगा उतनी ही अधिक राशि हमारी उधार ली जाएगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। फिलहाल मैंने बताया था कि राजस्व घाटा होता है उसे कम से कम किया जाना चाहिए, लेकिन अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है, सही भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सरकार की धन की अभाव में व्यय का भुगतान करने का सामना करना पड़ता है। और ये ध्यान में रखना होता है कि व्ययों के भुगतान करने के लिए हमें उधार लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतिम रूप से उधार ही व्ययों को पूरा कर सकती हैं। तो राजकोषीय घाटा का देश का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारी व्यय ज़्यादा है और हम उधार पर डिपेंड हो गए, उधार लेंगे तो जाहिर सी बात है इससे हमारे देश का अनावश्यक व्यय है, जो फालतू के व्यय हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो व्यय फालतू के ना हो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ऋण कहीं ना कहीं हमारे व्ययों की मात्रा को बढ़ाता है। अगर जो व्यक्ति ऋण पर, लोन देने के ऊपर, प्रॉपर्टी बेचने, तो उसके खर्चे फालतू के बढ़ जाते हैं क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पड़ता। तो ध्यान में रखिएगा, इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर अगर आरबीआई के द्वारा अधिक मुद्रा छाप, कभी कभी होता है नोट ज़्यादा छापे जाते हैं क्योंकि भाई उधार चुकाना है, देश के खर्चे पूरे करने हैं, तो सरकार के द्वारा मुद्रा की मात्रा अधिक में नोट ज़्यादा छापे जाते हैं, जिसके वित्त पोषण कहते हैं कि भाई अब हम अपने घाटे की, मुद्रा की कमी की मात्रा को नोट छापकर पूरा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर नोट बेफालतू के छापे जाते हैं तो इससे मुद्रा की पूर्ति अचानक अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी अपने व्ययों को बढ़ा चुकी है।
तो ऊपर से आरबीआई ने अगर नोट छाप दिए तो मुद्रा अचानक देश में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई की समस्या आ जाएगी और ये देश में एक विकराल स्थिति बना सकती है। उधार लेने से अर्थव्यवस्था में भविष्य में विकास में बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि आज आपने उधार लिया तो भविष्य में जाके उस उधार की पूर्ति तो करोगे, उस उधार को चुकाओगे। तो जब उधार चुकाओगे तब आपके देश में जो विकास की गाड़ी चलेगी वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पहले विकास को रोक के उधार के पैसे चुकाने पड़ेंगे। जो उधार लोगे उस उधार पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इससे आपके विकासात्मक व्ययों पर को कम करके ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उधार जितनी ज़्यादा होती है आपके विकास पर किए जाने वाले व्ययों की मात्रा भी कम होती चली जाती है। तो बात यह है कि इसको क्या किया जाए। राजकोषीय घाटे के उपचारात्मक उपाय क्या कम करें। सबसे पहली बात है कि राजकोषीय घाटा तभी कम होगा जब सार्वजनिक व्ययों में कमी होगी, सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय कम होंगे, बोनस, अवकाश, नकदीकरण और सब्सिडी में कमी होगी। फालतू का बोनस दे दिया, अवकाश, नकदीकरण, फालतू ये सब चीज़ें कम होना चाहिए। राजस्व उत्पन्न करने के लिए कर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को आय की प्राप्ति हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में विनिवेश करना होगा, जो हमारे लॉस मेकिंग कंपनीज है, जिससे सरकार को घाटा हो रहा है या फिर कोई पूरा डूब चुका है, जहां पर पूरी तरीके से बेकार इकाइयां हैं, उन इकाइयों को विनिवेश किया जाए, मतलब निजी क्षेत्रों को बेचा जाए, जिससे सरकार की आय में वृद्धि हो। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है प्राथमिक घाटा। अब बात करेंगे प्राथमिक घाटा क्या है। देखिए मैंने अभी तक बताया सभी प्रकार के घाटे सब कुछ, लेकिन जो उधार हम लेते हैं उस उधार में वो राशि भी शामिल होती है तो देश के विकास के काम में नहीं आती है। तो प्राथमिक घाटा इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि हमें ये पता चले कि जो पैसा हम उधार ले रहे हैं वो वास्तविक रूप में क्या देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है। तो देश के विकास के लिए वास्तविक उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है ये पता करना होता है, क्योंकि हम अपनी आय का एक बड़ा भाग ब्याज देने में निकाल देते हैं। तो जो उधार है उस उधार की राशि में से ब्याज की राशि को अगर निकाल दिया जाए तो वास्तविक उधार कितना है, जो देश के लिए खर्च हो रहा है, जो देश की विकास के लिए खर्च हो रहा है। इस बात को पता करने के लिए जो घाटा निकाला जाता है कुल घाटे में से ब्याज की राशि को माइनस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है प्राथमिक घाटा चालू वर्ष का राजकोषीय घाटे कहा जाता है, जो पिछले उधारों पर लंबित ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि राजकोषीय घाटे में किए जाने वाले ब्याज भुगतान को माइनस करके जो घाटा प्राप्त होता है, मान लीजिए हमारा राजकोषीय घाटा है 1200 करोड़ और उसमें से 250 करोड़ हमें क्या देना है, ब्याज देना है। तो देश के विकास के लिए वास्तव में कितना उधार ले रहे हैं ब्याज को छोड़ के, तब उधार है 0, 5, 11 में से 2 गया 9, 950 करोड़ हमारा देश के विकास के लिए किया जाने वाला उधार होता है। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि समझ सकें। प्राथमिक घाटा हमें बताता है कि देश की वास्तविकता, देश के ब्याज के भुगतान के अलावा कितना उधार लेने की आवश्यकता है, या फिर वास्तव में कितना हम ऋण देने के लिए उधार दे रहे हैं। उधार ब्याज देने के लिए, क्योंकि ब्याज राशि इतनी ज़्यादा होती है उसके लिए उधार लेना पड़ता है, क्योंकि विकास खर्चे भी करने हैं, ब्याज भी देना है, तो पैसा उधार। तो उसके अलावा हमें प्राथमिक घाटे को कम करने के उपाय, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों से, मतलब अगर कहेंगे सर कि अब प्राथमिक घाटे को कैसे करें, भाई प्राथमिक घाटा पूरी तरह डिपेंड है राजकोषीय घाटे पे। राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा तो धीरे धीरे प्राथमिक घाटा भी कम होता चला जाएगा। ये पूरी तरह से उसी पर डिपेंड होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है बेझिझक बेधड़क खटाखट कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार नोट्स मांग रहे हैं। बहुत ही जल्दी बेटा मैं आप लोग सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं ताकि आपको आसानी से नोट मिल सके। बहुत ही जल्दी प्लेटफॉर्म बन के तैयार होगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से अपने नोट्स PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।